आज मैं अपनी लाइफ जर्नी के साथ साथ 2-3 मुद्दे एड्रेस करना चाहूँगी। पहला कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो क्या देखता है एक कैंडिडेट के अंदर, और दूसरा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें स्ट्रगल्स बहुत बड़ी लगने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के अंदर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से उनको बदला जाए, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, उस तरीके के बारे में मैं बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तनु जैन। मैं AFHQ बैच 2015 से हूँ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। सो मेरी कहानी शुरू होती है जब दिल्ली 6 के सदर बाजार के इलाके, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर मेरा जन्म होता है, एक जैन मिडिल क्लास फैमिली में। और वहाँ पर जैसे कि फैमिलीज़ में होता है कि पढ़ाई पर मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अक्सर खेल कूद और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता था। और पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन मुझे लगता है शायद 12th के बाद ही मुझ में आया। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे बचपन से मोटिवेट किया, वो थी मेरी मदर की एक सवाल कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो वो जो सवाल था उसने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे आखिर बनना क्या है। शायद उसकी क्लैरिटी मुझे 12th तक भी नहीं थी। मैंने मेडिकल साइंस ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, किस तरीके का डॉक्टर बनना है। आगे चल के मैंने BDS किया सुभारती मेडिकल कॉलेज से, और फिर शुरुआत होती है मेरी UPSC की जर्नी की। इंटर्नशिप के अंदर मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे हम ऑफिसर लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं। और उस वक्त तक शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि एक अधिकारी करता क्या है, एक IAS ऑफिसर या एक IPS ऑफिसर, एक AFHQ ऑफिसर क्या करता है। और फिर जब मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन समाज उन्हें बड़ा समझदार समझता है, तो वहाँ से मेरी एक अट्रैक्शन की, इस जर्नी की शुरुआत होती है। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, फैमिली के अंदर किसी ने दिया नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी ये एक एग्ज़ाम होता है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे दूं। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे, मेडिकल के समय में भी किया था, तो मैं और मेरी मम्मी नई सड़क, एक जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिला करती हैं, हम नई सड़क चले गए और वहाँ जाके सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया, वहाँ से UPSC की 2-4 किताबें खरीद ली। और वो शायद सबसे ज़्यादा अनयूज़फुल किताबें थी, लेकिन हमने खरीद ली और उसी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर जैसे कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे करके गाइड किया, और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। तो जब मैं अपने कई दोस्तों से मिलती थी तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि नहीं, 2 साल की तैयारी लगती है UPSC का प्रीलिम्स क्लियर करने में। पहले आप GS की कोचिंग करेंगे, फिर आप पूरा साल कोचिंग करेंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और फिर जाके आप कहीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा डर सी गई थी कि मैं तो बहुत कम तैयारी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, चलो दे देते हैं, एक अटेम्प्ट तो देते हैं। और मैंने बहुत जी तोड़ तैयारी करी और 2 महीने के अंदर ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार अक्सर बच्चे इस कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती, या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है, ये वो नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो मेहनत है, वो सिर्फ आप जानते हैं, वो दुनिया नहीं जानती। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये विश्वास करके उनके हिसाब से अपनी तैयारी को चालू रखेंगे, तो कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अपने आप पे विश्वास करके इस तैयारी को जारी रखें। तो मैंने जब 2 महीने में प्रीलिम्स क्रैक किया, तो उस वक्त शायद मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने उन 2 महीनों में कैसे तैयारी करी कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया।
तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स सबसे पहले ख़त्म करी। अक्सर क्या होता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन में एक मिथ बैठ जाता है कि पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है, शायद 100-200 किताबें पढ़नी होती होंगी, उसके बाद शायद जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनी बार प्रीलिम्स दिया, क्लियर किया, मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए, तो कि आप अगर बेसिक तैयारी सबसे पहले कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, इतनी तैयारी भर से लगभग काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सच में तैयारी तो कम थी ही, उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ और वो जो असफलता थी उसने सबसे पहले मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या क्या ऐसी मैं गलतियां कर रही हूँ जिसके कारण से मेरे मेंस के अंदर उतने अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं से मेरी सेल्फ एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने एनालाइज़ किया कि किस किस जगह पर मैंने अपने तैयारी को अप टू डेट नहीं रखा, कहाँ कहाँ पे मैंने मेरे आंसर राइटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या मैंने मॉक टेस्ट्स कम दिए हैं। तो ये सारे जो भी अलग अलग चैलेंजेस थे उनको मैंने एनालाइज़ किया, एक डायरी में लिखा और हर तरीके से कोशिश करी कि उनको एक एक करके एड्रेस किया जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जहाँ पे आप दुनिया से एक वैलिडेशन नहीं मांगते, दुनिया से अपने सवालों के जवाब नहीं मांगते, आप अपने आप से उन सवालों के जवाब देने की, खोजने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं जा रही, तो मैं किससे पूछूं? किससे पूछूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मुझे और पढ़ना चाहिए या मुझे और टेस्ट पेपर करने चाहिए? ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति है आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकता है, लेकिन दिल की सच्चाई से अगर आप पूछेंगे, अपने आप से अगर आप पूछेंगे तो हमें हम सबको पता होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्या हमने पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करी है या हम सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे, सेल्फ एनालिसिस पे उतना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को पता होता है। तो जहाँ सबसे पहला जो सवाल होने चाहिए आपके, वो आपके अपने आप से होने चाहिए और वहीं से आपको जो चैलेंजेस नज़र आएँ, उन्हें आप एड्रेस करें। तो जब मैंने अपने चैलेंजेस आंसर राइटिंग के चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो बिल्कुल ओवरकम करते ही मेरा मेंस क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इंटरव्यू के अंदर मेरे नंबर बहुत अच्छे आएँगे क्योंकि स्कूल के समय से ही डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, स्पीचेस देना, दोस्तों के साथ बात करना, तो मेरे को अक्सर और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा से मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे जानकारी है और यही शायद वो सब क्राइटेरियाज़ थे जो उस वक़्त तक मुझे लगते थे कि एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। और जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब तो बस टॉप रैंक्स में आने की देरी है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मुझे समझ में आया कि सिलेक्शन तो हो गया लेकिन इंटरव्यू में मेरे नंबर बहुत कम थे, सिर्फ 151 नंबर थे। और उस चीज़ को मुझे थोड़ा-सा शॉक लगा, मुझे एक शॉक लगा कि इंटरव्यू में जिस चीज़ के ऊपर मैं काउंट कर रही थी उसके अंदर मेरे इतने कम नंबर। और फिर जब मैंने अपना अगला अटेम्प्ट दिया, तो जैसा कि मैंने पहले मेंस के साथ अपनी एक प्रोसेस को दोहराया था, वैसा ही मैंने इंटरव्यू के साथ किया। आई स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, जहाँ पे मैंने ये जानने की कोशिश की कि कहाँ-कहाँ पर्सनैलिटी के कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो यूपीएससी को चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस किसी ऑफिसर को आप आइडलाइज़ करते हैं, जिस किसी बड़े अधिकारी को आप देखते हैं, आप ये देखें कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरीके से बात करते हैं। तो वो जो बात करने का तरीका है, वो जो पर्सनैलिटी है, वो आपके लिए गाइडेंस बन सकती है। मैंने तो वहीं से गाइडेंस ली। तो जब मैंने ये महसूस किया कि जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में एक स्थिरता चाहिए, एक काम पर्सनालिटी चाहिए, वो आपको धीरे-धीरे गेन करनी चाहिए। क्योंकि हमें गली में अंकल आंटी जैसे बात नहीं करनी कि कुछ भी बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एनालिसिस के अगर हम बात करते हैं तो वो कैसी बात हो जाती है? वो एक गली की बात हो जाती है, जैसे हम गलियों में बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं। लेकिन जब आप एक
अधिकारी बनने के विषय में सोच रहे हैं, जब आपको उसके लिए जज किया जा रहा है, तो आपको जो बात करनी है वो फैक्ट्स के साथ, रीजंस के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्टेड होनी चाहिए। मेरी कहानी का जो हिस्सा रह गया था कि जब मेरे नंबर कम आए, मैंने इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत सारा एनालिसिस किया और उसके अंदर मेरी मदद करी मेरे फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, जो मेरे अजीज़ दोस्त, जो अब मेरे हस्बैंड भी हैं, वात्सल्य कुमार। और हम दोनों ने बहुत काम किया इस पे। और उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे 200 नंबर आए एंड दैट वाज समथिंग विच एक्चुअली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड कि रुकावटें चाहे कितनी भी हों और आपके अंदर कितनी भी कमियां हों, लेकिन अगर आप उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल कैंडिडेट्स करते हैं कि हम मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको ना तो कोई मोटिवेट कर सकता है, ना ही आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर मैं आज यहाँ आना चाहती थी तो मैं आई, मैंने कैसे समय निकाला, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी, ये इसके लिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है, आपको किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। दैट हैज़ टू बी योर इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वो आपको करना है। उसके लिए आप क्या स्ट्रगल करेंगे, क्या रात की नींद को सैक्रिफाइस करेंगे, क्या आप मेहनत करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे, दैट हैज़ टू बी योर ओन चैलेंज। ये आपकी ज़िंदगी का अपना चैलेंज है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। कोई और आप अगर दिन में कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं। पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है। जैसे एग्ज़ाम ही 1 साल तक चलती है, आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो एग्ज़ाम 1 साल तक खुद चलती है। उसके पहले मान लीजिए आप 1-1.5-2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रहती है। उस जर्नी में मेंटली अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए अपने आप पर भरोसा बेहद ज़रूरी है। यू नीड टू हैव अ फेथ इन योर सेल्फ कि अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ, मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ, बिलीफ अपने ऊपर आपको हमेशा रखना है। कमिंग टू प्रेपरेशन की कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं कि आंसर राइटिंग में कैसे करना होता है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो मैं शुरू में सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन का बेस 2 चीज़ें रहीं। पहला था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए मैंने उसी से शुरुआत की क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। तो मुझे वो 2 सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे कंट्री पे, तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो। आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड, करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से भी कवर हो सकता है। दूसरी जो चीज़ मैंने जिस पे बहुत फोकस किया वो थी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग का जैसे खान सर बता रहे थे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की, तो उसके पीछे मेरा ये था कि जब मैं हमेशा प्रीलिम्स का कोई भी पेपर टेस्ट देती थी, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देती थी तो हमेशा मेरे मार्क्स करीब 90 to 110, 120, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं जाते थे।
तो मुझे हमेशा ये डर था कि यार प्रीलिम्स में कहीं मेरा कुछ, क्योंकि कट ऑफ भी इसी कुछ रेंज में जाता है, तो हमेशा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ ना हो जाए। लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्ज़ाम के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज़ है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव रिटन द आंसर्स, इफ़ यू नो कि यू हैव कवर्ड द पॉइंट्स वेल, इफ़ यू हैव इंक्लूडेड उसमें कुछ आपने फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने कुछ ऐसे उसमें सॉल्व भी डाला है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री ही आएगा, अच्छा ही आएगा। तो मेंस एक ऐसा पार्ट है जिस पे आप काफ़ी बैंक ऑन कर सकते हो। मैं जब पर्सनालिटी टेस्ट भी मैंने दिया, तो इस बार भी आप नंबर्स देखेंगे तो आसपास की रैंक के हिसाब से मेरे नंबर्स उसमें कम हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दी जनरल स्टडीज़ एंड दी आंसर राइटिंग पार्ट, जो मेंस के जो वो है मार्क्स हैं या मेंस का जो एक फैक्टर रहा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस यही बताऊँगी कि आंसर राइटिंग पे आप विशेष फोकस कीजिए। जैसा स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे आपको शॉर्ट रखना है, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, उसमें छोटी चीज़ जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, आप एक इंश्योर कीजिए कि देखिए जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो दिन में 10, 15, 20 कॉपीज़ चेक कर रहे हैं, तो उन सब से आपको अलग कैसे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो, ये चीज़ आपका प्रेजेंटेशन और आप जिस तरीके से आंसर लिखते हो कंटेंट को, वो मैटर करेगा। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके आंसर में कुछ फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कुछ कमिटीज़ बैठती हैं, जैसे एक प्रिवेसी पे जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो आप मान लीजिए आपको कोई प्रिवेसी पे सवाल आ गया तो आपने उन कमेटी का नाम कोट कर दिया। ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं, वो आप उनको इनके बारे में लिख सकते हैं। इंडिया का मैप आप बना सकते हैं। मैंने सीख लिया था कि 10-15 सेकेंड्स में कैसे जल्दी से मैप बनाना है और उस पर कैसे पॉइंट कुछ करना है, कुछ लोकेट करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी और प्रेजेंटेबल बनाएंगी। तो इस तरीके से आंसर्स पे जैसे हम क्लास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि 1 से 2 आंसर पर डे आपको ज़रूर लिखने ही लिखने हैं, अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़ दैट यू आर डूइंग। आंसर राइटिंग से 2-3 चीज़ें होती हैं, ना केवल हमारी एक लिखने का हमें समझ आता है हम क्या लिखते हैं कैसा है, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होता है। हमें कितना समझ में आया वो भी हमें खुद समझ आता है जब हम आंसर्स लिखते हैं। और इसीलिए आंसर राइटिंग पे आप फोकस कीजिए, 1 से 2 आंसर ज़रूर लिखिए। और आंसर राइटिंग के बाद द थर्ड पिलर ऑफ माय प्रेपरेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया, दैट वाज टेस्ट्स एंड टेस्ट सीरीज़ एंड मॉक्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आई विल ऑल्सो कम टू द पॉइंट कि हम कैसे दिल्ली, भोपाल और इंदौर में प्रिपेयर करके बिना दिल्ली जाए हम कैसे कर सकते हैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट। पर उसके पहले टेस्ट की थोड़ी बात कर लेती हूँ कि टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। हम ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल सर्विस की, एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है एंड दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो उसके लिए आप केवल पढ़ते रहें, सारी बुक्स, मटेरियल्स, स्टैंडर्ड ये करंट का सब पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये नहीं जज कर पाए कि आपका क्या लेवल है एट एन ऑल इंडिया लेवल, तो चीज़ें समझ में आप नहीं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए आप टेस्ट से घबराइए मत। कई बार टेस्ट का इनर्शिया होता है, ऐसे लगता है कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लूँ तब तक टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन सच में बात ये होती है कि जब तक हम GS के मतलब पेपर देने अंदर भी घुसते हैं ना, तब भी उस सेकंड पे लग रहा होता है कि कुछ छूट गया है हमारा। तो ये चीज़ होगी ही, इसीलिए ये मैं कभी मत सोचिए कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं कर लूँ टेस्ट नहीं दूंगा। जैसे आपका एक थोड़ा बेस बन जाता है प्रिपरेशन का, आप टेस्ट दीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स का MCQ का टेस्ट हो या मेंस का राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो, टेस्ट पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद टेस्ट केवल देने के लिए नहीं देना है, उसको एनालाइज भी अच्छे से करना है। व्हेन यू गेट द आंसर हिंट्स, व्हेन यू गेट द आंसर कीज, एनालाइज प्रॉपर्ली कि आपकी क्या गलती हुई है और उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ नया मुझे इस टेस्ट पेपर से या इस आंसर कॉपी से मिल सकता है। तो इस तरह से टेस्ट पे भी आप फोकस कीजिए। एंड आई विल कम लास्टली टू द पॉइंट कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपने कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर आते आते, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में किसी ने आज तक सिविल सर्विस का पेपर भी नहीं लिखा था, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे, डाउट्स थे, क्या होगा, कैसे होगा। तो हो सकता है आपके मन में भी ऐसा हो। और हम जैसे यहाँ रहते हैं, हम सोचते हैं कि दिल्ली जाना तो सबसे ज़रूरी है, उसके बिना तो ये एग्ज़ाम हो ही नहीं सकती। तो उस पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे KSG जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जो फैकल्टी भी हमें वही मिलती है जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि क्वालिटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज़ है,
आप ज्वाइन करते हैं क्लास, दैट विल ओनली प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन। वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं आपको कि इस रास्ते पर आपको चलना है, लेकिन चलना उस रास्ते पे आपको खुद है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। कभी ये मत सोचिए कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ तो नहीं हो सकता, यहाँ है, तो हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती थी। कभी कभार कॉलेज की एग्ज़ाम होती थी तो इसमें मैं अपना उतना वक्त नहीं दे पाती थी। तो उस मोमेंट पे फिर प्लानिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरीके से अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्लान कर लें। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है कि हम इंजीनियर्स 1 महीने से ज़्यादा पहले से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं क्या? तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। 1 से 1.5 महीना जब एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, आई यूज़ टू प्लान माई एंटायर सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आई यूज़ टू मेक माई नोट्स। उस तरीके से उसको मैं उसको संभाल लेती थी। तो वेन एवर यू आर मैनेजिंग दोज थिंग्स टुगेदर, फोकस ऑन प्लानिंग। किस तरीके से आप एक माइक्रो प्लान बनाएं, अपना डेली एक प्लान बनाएं, वीकली टारगेट सेट करें और एक ब्रॉड विजन दिमाग में रखें कि ब्रॉडली आप मंथ्स में क्या कवर करने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो ज़्यादातर पोर्शन आपका वहीं से कवर हो जाता है। और जब आप टारगेट्स बनाते हैं, उनको टिक करते हैं, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलता है कि येस, आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग पे भी इक्वली फोकस कीजिए। एंड बस यही सिंगल बिगेस्ट मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूज़ेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटैम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनीवेज, आप जो भी अटैम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटैम्प्ट होने वाला है। कभी भी इस एग्ज़ाम को हाफ हार्टेडली मत दीजिए कि चलो देख के देखता हूँ कैसा है पैटर्न का एग्ज़ाम का। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है ना, तो घर पे 3 घंटा टाइम लगा के एग्ज़ाम दे दो। बस केवल पैटर्न देखने के लिए एग्ज़ाम अटैम्प्ट मत कीजिए। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या कोई अटैम्प्ट आपने सेट किया है, तो अपना सब कुछ उस एग्ज़ाम को दीजिए। अपना टाइम, एनर्जी, फोकस, जितना भी करेक्ट आप उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं उसको दीजिए। एंड पूरी तैयारी के साथ ही इस पेपर को दीजिए।